हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर की करंट अफेयर्स की। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने रुपए का ओडीए ऋण दिया है। तो जापान सरकार ने हमारी भारत सरकार को जेपीवाई यानी 50 बिलियन यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए होते हैं, इस राशि का आधिकारिक विकास सहायता, ओडीए का मतलब है आधिकारिक विकास सहायता, ऋण प्रदान किया गया है। और जापान ने यह ऋण कोविड-19 का संकट से निपटने के लिए और कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। इसके अलावा जो जापानी सरकार है उसने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए 1 बिलियन यानी लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया है। यानी कि उसने 1 बिलियन भी दी है, वो दी है सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपकरणों के लिए। और जो 50 बिलियन यानी 3500 करोड़ के लगभग दिए हैं, ये दिए हैं कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है राजीव कुमार ने। और राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। अब इनके साथ ही वह मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं श्री सुनील अरोड़ा और जो चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, इनके साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। राजीव कुमार की बात करें तो राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवा दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दिखा है। तो ये जो हमारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, इसके द्वारा यह दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वर्ष 2020 और 21 की जो पहली तिमाही है यानी अप्रैल से जून के लिए, इसमें जीडीपी यानी हमारी सकल घरेलू उत्पाद की जो अनुमान है वो जारी किए गए हैं। और एनएसओ ने स्थिर 2011-12 और वर्तमान दोनों मूल्यों में जीडीपी के अनुमान जारी किए हैं। अब जारी किए गए जो अनुमान हैं उनकी बात करें तो स्थिर 2011-12 की जो मूल्य जीडीपी का अनुमान है वो 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो आज 2019-20 के Q1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। और इस प्रकार जो वर्ष 2020-21 है, इसकी जो पहली तिमाही में जीडीपी है वो 23.9% रिड्यूज हो गई है, घट गई है, संकुचित हो गई है। जबकि 2019-20 की जो पहली तिमाही थी इसमें 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब बात करें तो 2020 और 21 की जो पहली तिमाही है इसमें वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 38.8 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। जबकि 19-20 की जो पहली तिमाही थी उसमें यह आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए था। और इस प्रकार वर्ष 2020-21 की जो पहली तिमाही है इसकी जीडीपी में 20-21 की जो पहली तिमाही है उसकी जीडीपी में 23.9% का संकुचन दिख रहा है। जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। जो हमारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं वो राव इंदरजीत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने मासिक रेडियो प्रशासन कार्यक्रम यानी मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसके अंदर बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करने के लिए यह किया गया है। पोषण माह के अंदर जो पहल करेंगे वो एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहाँ मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक विभाग कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा। तो ये जो हमारे केंद्रीय उर्वरक विभाग है ये 1 से 15 सितंबर 2020 तक अपना स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। और विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर
कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जो हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं वो हैं DV सदानंद गौड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है इसने अधिग्रहण विंग में मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और मैसर्स लर्सन एंड टर्बो यानी LNT के साथ में 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह जो हस्ताक्षर है ये भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिल सके। यहाँ पर इन 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन जो एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम है उसके साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट हैं, जिसमें मैसर्स TPCL और मैसर्स LNT से खरीदा जाएगा तथा 330 वाहनों को मैसर्स BEML से खरीदा जाएगा, जिसे 2024 तक 6 पिनाका रेजिमेंट में शामिल करने की योजना है। साथ ही यह रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा और प्रोत्साहित करेगा। जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा AFHQCS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो ये हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के अंदर जो कैडर बनाने हैं इनकी समीक्षा के लिए इन्होंने 3 सदस्यीय समिति बनाई है यानी उसको मंजूरी दी है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी अध्यक्षता में इन्होंने इसको मंजूरी दी है। और AFHQ कैडर के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास, ये दोनों समिति रक्षा मंत्रालय की सिविल और सात सेवा मुख्यालय सदस्य प्रशासनिक नियुक्तियों के अनुकूल करने में यहाँ पर सक्षम बनाएगी। ये तीनों इस समिति के सदस्य होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर, AN दास और R चंद्रशेखर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का जो नया अध्यक्ष है वो चुना गया है अविक सरकार को। और ये जो अविक सरकार हैं ये एमिरिएट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष थे। और ये स्थान किसका लेंगे, ये स्थान लेंगे विजय कुमार चोपड़ा का। और जो विजय कुमार चोपड़ा हैं ये पंजाब केसरी अखबारों के जो समूह हैं उनके मुख्य संपादक थे। अविक सरकार भारतीय पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंधक निदेशक और बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक और AB ग्रुप के द्वारा 2003 में स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण के अंदर यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई जा रही है। PTI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CFI यानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में पहली साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किन शहरों में करेगा। यानी जो CFI है ये पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है और देश के अंदर जो साइकिल चलाने की संस्कृति है उसको प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से कर रहा है। और ये 1 दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। और इसकी मेज़बानी है वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। और इसमें देश भर के साइकिल उत्साही प्रसिद्ध जो एथलीट हैं और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और इसके अंदर 25,000 लोगों को इस सम्मेलन में भाग लेने के अनुमान लगाया जा रहा है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI इसके अध्यक्ष है परमिंदर सिंह टिंडसा और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है। कितने महीने के लिए इनकी सेवा को और बढ़ा दिया है, मंजूरी दे दी गई है। तो यह दे दी गई है 6 महीने के लिए। जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति थी ACC उसने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से 28/2/2021 तक यानी अगले आदेश तक इनको पुनः केंद्रित प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और CBDT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं और ये आयकर विभाग की नीति तैयार यहाँ पर करते हैं।
जो हमारे CBDT है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।